हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस जीएस कैप्सूल के और अगले अंक को आइए डिस्कस करते हैं। ये डे 6 है और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। 10 मिनट तक आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है, उसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए इन्वॉल्व करते हुए चलना है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है जो बात कर रहा है आर्टिकल 24 की। ये कह रहा है कि ये किस पर प्रतिबंध लगाता है। जो आर्टिकल 24 है ये किस चीज़ पे प्रतिबंध लगाता है। एक नकारात्मक मौलिक अधिकार है और किस चीज़ पे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजन, जबरन श्रम पे, अस्पृश्यता या फिर समान वेतन, किस चीज़ पर इसका प्रतिबंध है। तो जो 24 है वो क्या बात करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, यानी बाल श्रम पर प्रतिषेध की बात करता है आर्टिकल नंबर 24। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि फैक्ट्रियों, खदानों और कारखानों के कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करना वर्जित है। यानी कि ये जो इसके आर्टिकल 24 के तहत कानून बनाया गया वो बनाया गया 1986 में, चाइल्ड लेबर प्रोविज़न एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। 2016 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करके इसमें कुछ चीज़ों को जोड़ा गया, जैसे कि बच्चों को घर के कार्य सामान्य जो जोखिम वाले नहीं हैं उसमें लगाया जा सकता है। माता पिता के साथ बच्चे स्कूल टाइमिंग ना हो तो खेत में जा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को करके इसको थोड़ा शिथिल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 19 की और ये कह रहा है इसमें कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो स्वतंत्रता है वो वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है संघ बनाने की, सम्मेलन, संचरण एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की, भारत में कहीं भी बस जाने की, निवास और कोई भी पेशा अपनाने की वृत्ति। तो वाक, संघ, सम्मेलन, संचरण, निवास और वृत्ति, ये टोटल आर्टिकल 19 में दी गई 6 स्वतंत्रताएं हैं। यानी बोलने की, कोई भी यूनियन बनाने की, कैसा भी सम्मेलन करने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बस जाने की और कोई भी पेशा, कोई भी व्यापार, बिजनेस कुछ भी करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। अब इसमें जो 19(1) है उसी के अंतर्गत ये 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? 14 है, 19 है, 20, 3 है या 22 है? इसका आंसर है 20 का जो तीसरा पार्ट है वो कहता है कि कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध जो है वो साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा है आर्टिकल 20 का 3। अपराधों के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है आर्टिकल 20 उसका तीसरा पार्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला देखिए 21A, आर्टिकल 21A ये किससे संबंधित है? तुरंत आपको आंसर मिल गया होगा। ये क्या है? शिक्षा का अधिकार। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अटल जी की सरकार के समय शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के साथ इसको जोड़ दिया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और उसके साथ साथ अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत कौन सा प्रावधान आता है। तो आर्टिकल 13 कुछ और नहीं, मौलिक अधिकारों का प्रहरी है, चौकीदार है। ये रक्षा करता है मौलिक अधिकारों की। आर्टिकल 13(12) में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 को बिल्कुल शुरुआत में खड़ा कर दिया गया है, जो ये कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण, मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण, उसको कम करने वाला, अल्पीकरण करने वाली जो विधि होगी वो शून्य होगी। और जिस हिस्से तक कोई भी विधि मूल अधिकारों से असंगत होगी
और उसका अल्पीकरण करेगी, उस हिस्से तक शून्य होगी, या फिर अगर पूरा कर रही तो पूरा शून्य होगी। यानी कानून की असंवैधानिकता की न्यायिक समीक्षा कौन चेक करेगा इसे? तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखा जाएगा कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली कोई विधि, कोई कानून, कोई व्यवस्था जो बाद में लागू की जाए संविधान के, या संविधान लागू होने के पहले एग्जिस्ट कर रही हो और वो असंवैधानिक घोषित की जाएगी, उसको स्थान नहीं मिलने वाला। संविधान के विपरीत किसी भी कानून को शून्य या अमान्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका को। आर्टिकल 13 इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने का अधिकार है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। तो यही रुकी जाना होगा क्योंकि यही आपका आंसर है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। अगर इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने आप में आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे तो वो मना कर सकता है। हाँ, और आर्टिकल 32 के तहत आप केवल मूल अधिकारों के हनन पर जा सकते हैं, और 226 के तहत हाई कोर्ट आप मौलिक अधिकारों के और अन्य विधिक अधिकारों के हनन पर भी जा सकते हैं। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों में ज़्यादा विस्तृत कौन है? तो आर्टिकल 226, क्योंकि इसके केस में आप मौलिक अधिकारों के हनन और अन्य विधिक अधिकारों के हनन दोनों स्थितियों में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट जारी करने का अधिकार और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार, और ये सारी रिटें अभी आपसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिटें और उनका क्या डेफिनीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19(1)(a) ये किस स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये अभी संगठन बनाने की, आवागमन की, वाणी और अभिव्यक्ति की, व्यवसाय करने की। तो अभी आपने देखा ही इसमें वाणी और अभिव्यक्ति की, ये प्रेस की स्वतंत्रता इसी से जुड़ी हुई है। यानी आपके विचार और उसको अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1)(a) से संबंधित है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम देता है इंडियन सिटीजन्स को, इसकी जो सीमाएं हैं वो भी आर्टिकल 19(2) में लिखी गई हैं। और क्या क्या सीमाएं हैं कि राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में अगर कोई बात है तो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था किसी बात से, किसी अभिव्यक्ति से अगर भंग हो, शालीनता, नैतिकता, कोई मानहानि, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति की जो बोलने की यानी स्पीच की और एक्सप्रेस करने की क्षमता है उस पे युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो सीमाएं इसलिए लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके से समाज के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या फिर असमानता या किसी के लिए असहजता जैसी स्थिति ना पैदा हो। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, दो तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका से लिया गया है। कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, 16 रोजगार में अवसर की समानता, ये नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो देंगे ही, कोई भी विदेशी आएगा तो उसको जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हम देंगे ही देंगे। 19 जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, संघ, सम्मेलन, संचरण, निवास, वृत्ति, तो ये भी नहीं मिल सकता। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो सी वाला है ये विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी कि पर्सन्स पे लागू होता है, ना कि केवल नागरिकों पे। इसमें विदेशी नागरिक, ध्यान दीजिएगा, विदेशी नागरिक, शरणार्थी, यहाँ तक कि अवैध प्रवासी भी शामिल हैं, उनको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23 और 24 इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव तस्करी और जबरन श्रम का प्रतिषेध करता है, और 24 बाल श्रम का निषेध करता है। पहला ही आंसर हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो 23
मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकता है। और 24 जो है वो बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिषेध लगाता है कि उन्हें नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम का निषेध, और ये जबरन और श्रम, तस्करी और श्रम पे निषेध करता है।